चलो, लेट्स बिगिन विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट कल का समझ में आ गया था सब कुछ पक्का? पार्ट 1 टू आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपन एलॉबरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उनको अभी छोड़ देते हैं। विल बिगिन विद द पार्ट 4। पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे वर टेकन फ्रॉम आयरलैंड, हु हैज़ टेकन इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, फिर उनने आयरलैंड ने ले लिया, आयरलैंड से हमने ले लिया। एक्चुअली डायरेक्टली हमने कुछ नहीं लिया है। दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर मैंशनड इन दी एक्ट ऑफ 1935। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर मैंशनड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद द नेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस वर्ड के तौर पे मैंशन थे वो इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Now what is the instrument of instruction? Britishers knows this thing very well, that to guide a socialistic country like India we need some definite measures. अगर measures नहीं होते तो सोचो क्या पॉलिसी बन रही होती भारत में। अगर हमारे पास ये आर्टिकल 33 से 51 तक नहीं होते ना आर्टिकल्स, तो इंडिया की कंडीशन बहुत डिफरेंट हो जाती। हाँ, 33 से 36 डीपीएसपी ले लो, 33, 34, 35 रेट्स हैं, 36 से ले लो, 36 से 51 जो आर्टिकल्स हैं, इनके बिना गवर्नमेंट कुछ भी कर रही होती, तांडव मचा रही होती गवर्नमेंट, है ना। तो कुल मिला के गवर्नमेंट के पास ये आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 36 को ले लो, अगर 51 तक ले लो, इन आर्टिकल्स के बेसिस पे ही गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी है, वेदर इट इज़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट और वेदर इट इज़ दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। द क्वेश्चंस कम इन फ्रेम इज कि वेदर दे आर जस्टिसेबल और not. Now what is the meaning of justiciable? Justiciable rights are those rights for which you can seek the help of Supreme Court or any court. तुम्हें बक्से में भर लिया, वो तुम्हें जाने नहीं दे रहा है घर वाले बाहर, कि नहीं हम बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम चिल्ला चोट खूब करो, आसपास के पड़ोस वाले आके तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारे बेसिस पर रेट लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भैया इसकी आज़ादी छीनी जा रही है। फिर तुम्हारे घर वाले अपना पक्ष रखेंगे कि ये मेंटली पागल है, इसको खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो ऐसा उन्होंने कुछ बोला, तो फिर इस पर एक जांच होगी और एट द एंड फाइनली निकल के आएगा कि नो, इसका राइट छीना जा रहा है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सोचो कोई तुम्हें सोते से जगा दे और तुम्हारी मर्जी ना हो, तो तुम उसके खिलाफ फाइल कर सकते हो FIR, सजा हो जाएगी उसको। हाँ, तुम्हारा रूममेट अगर तुम्हें सोने नहीं दे रहा है ना, फंडामेंटल राइट सबसे पहले आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए सेकेंडरी कुछ नहीं है, सबसे पहले। इसीलिए तो क्या बात, अगर तुम लोअर कोर्ट में जाओगे तो व्हाट इज हैपनिंग इन द लोअर कोर्ट? लोअर कोर्ट सुनाएगा जजमेंट, देन यू कैन लाइक फाइल अ रिट अगेंस्ट इट, स्टे लगवाने के लिए तुम हायर कोर्ट पे जाओगे। बट फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली सीक द हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो दे आर जस्टिसेबल राइट्स, है ना। जैसे कोई तुम्हें सपोज करो तुम्हारी गाड़ी में कोई धक्का, कार से जा रहे हो, कोई सामने आ गया, है ना, अब उसको चोट लग गई, हाथ पे टूट गए उसके। हाँ, एक्सट्रीम इंडियन सिचुएशन इज दैट है। हाँ, एक्सट्रीम इंडियन सिचुएशन विल बी लाइक दिस। और अगर मार्केट में हुई तो जो आम सेब बना केले वेले बेचने वाले या चारा जाएंगे, और दे वर द सुप्रीम लॉयर्स एट दैट टाइम, दे विल शो देयर लॉयर स्किल्स आउट देयर। यस, अरे कर दो कर दो कर दो, पुलिस बुलाओ, पुलिस 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 पुलिस, देन दे विल बी मेकिंग फन। But in such situation, two things can happen. You just go to the police station and police will not file FIR first of all. जब तक कि कोई बिल्कुल उस कैटेगरी में ना पहुंच जाए कि बिल्कुल अंदर आने और जाने की स्थिति में पड़ा हो, तब तक पुलिस FIR नहीं करती। पुलिस बोलेगी सूचना दे दो, मतलब you are the first person to come to us, so you just give the information. In case if the second person is approaching us, so we will have your information that you already informed us. तो सूचना दे देंगे, एक लेटर पे ऐसे लिख देंगे 4 लाइनें, हाँ भैया ये आए थे ऐसे ऐसे थे, एंड दे विल गिव दी अटेंशन ओवर इट, उस पर पावती मतलब साइन करके दे विल गिव इट टू यू। सो दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन आउट देयर। सो दीज आर द जस्टिसेबल राइट। अ पर्सन नेम्ड मैकुले, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लॉ कमीशन टू इंडिया, हैज़ रिटन द इंडियन पीनल कोड। लिखा है, कब लिखा है? 1800, 1800, 1858। IPC कौन सी चलती है? ना 60, बोलो सही बोल रहे हो।
चलो देखो आईपीसी की सन कौन सी, 63 होनी चाहिए। आईपीसी 63 है या 93 है? जल्दी 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 सर्च करो। आईपीसी सेक्शन, आईपीसी कब बना? लॉर्ड मैकुले ने बनाया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीसी बिकॉज रिसेंटली अमित शाह सेड दैट 1860, हाँ, अमित शाह सेड दैट कि ही इज गोइंग टू ब्रिंग द न्यू आईपीसी। हाँ, लेकिन आईपीसी किसी ग्रंथ से कम नहीं है सर। आईपीसी बिल्कुल जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, ऐसी ही आईपीसी लिख के गए हैं। मतलब आईपीसी में क्या नहीं है, मतलब समझ रहे हो, आज से 1860 में लिखी गई, 1960, 100 साल वहां हो गए, और लगभग लगभग 163-160 साल पहले लिखी गई ये किताब थी इंडियन पीनल कोड। व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन दैट आईपीसी, व्हाट इज नॉट, उस व्यक्ति ने 2020, 2004, 3000 से आगे तक की सिचुएशन लिख के गया है वो, कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस कैन प्रिवेल इन द इंडियन सोसाइटी। और हर चीज के लिए एक सजा है और एक प्रावधान है, ठीक है। मतलब इंडिया हैज फेस्ड कोरोना फॉर द फर्स्ट टाइम इन, मतलब इतना बड़ा कोई पैंडेमिक फर्स्ट टाइम, उसने 1860 की आईपीसी में तक लिखा हुआ है कि इन केस अगर कोई सा व्यक्ति है तो उसको क्वारंटाइन रख सकते हैं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वायलेशन ऑफ हिज फ्रीडम। क्वारंटाइन वर्ड यूज किया उसने आईपीसी में। अगर ऐसा व्यक्ति जानबूझ के बाहर निकलना चाहता है तो अच्छे लठ लगाओ उसमें, जो हमारी पुलिस ने किए, ठीक है। तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन आईपीसी। तो संविधान बनाने वालों को एक ही चीज का पता था। सो व्हाट दे डिड, दे हैड नॉट गिवन द जस्टिसेबल राइट्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। जैसे सपोज लिखा है कि देयर विल बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है तुम्हारी राज्य सरकार, तो ऐसा नहीं है कि तुम चलेगा सुप्रीम कोर्ट कि सर विलेज पंचायत नहीं लगा रही है, तो दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट, बट कन्वेंशन इज सेट अप दैट दे हैज टू फॉलो दी सर्टेन प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर। समझ में आ रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी वही आएगा। दे आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। अब ये बहुत अच्छे राइट्स हैं, इनको ध्यान से अगर पढ़ो। हाँ, एंड लिसन वन मोर थिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट ओनली मेंशन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सर्टेन अदर डायरेक्टिव्स आल्सो दैट आर आउटसाइड द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 36 से 51 के बाहर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स जो हमारे, बस इतना याद रखना, राइट्स तो हमारे बहुत सारे हैं, लीगल राइट्स भी हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, लेकिन जो पार्ट 3 में इलॉबरेटेड है वही सिर्फ है मेन फंडामेंटल राइट्स। बाकी उसके बाहर जो है दे आर कंसिडर्ड एज द लीगल राइट्स और दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। पार्ट 3 में बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, जैसे अब एक आर्टिकल बड़ा चल रहा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक लॉ, एक विधान एक निदान, ऐसे कुछ बोलते हैं अमित शाह जी। तो मतलब कुल मिला के एक देश में एक सा कानून होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए। अभी क्या होता है, अभी कुछ भी चल रहा होता है ना। जैसे अभी सपोज करो हिंदी कम्युनिटी में तुम 2 शादी करके आ गए अगर, तो खत्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये नहीं होगा कि तुमने 2 शादी अगर करी तो तुमको भी सजा, और अगर किसी अदर कास्ट वाले ने करी तो उसको भी सजा। हर रिलीजन का अपना एक कानून है ना। सो व्हाट यूसीसी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। मतलब एक ही लॉ रहेगा पूरी कंट्री में, देयर विल बी नो शरीयत लॉ, है ना, देयर विल बी नो शिया लॉ, देयर विल बी नो हिंदू लॉ। हमारी प्रॉपर्टीज हिंदू में क्या होती हैं, जो हेरिटरी लेते हैं हम प्रॉपर्टीज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, उसका नियम अलग चलता है, मुस्लिम्स में अलग चलता है। तो हमारे यहाँ कुल मिला के फिर ये नहीं रहेगा कि एक हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वन लॉ वन कंट्री, एक ही लॉ पूरे रिलीजियंस पे लगेगा। तो दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आईपीसी एक डिफरेंट थिंग है, सीआरपीसी एक डिफरेंट थिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफरेंट थिंग है। यूसीसी आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है। कितने साल से मेंशन्ड है? यूसीसी इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 44 डीपीएसपी में मेंशन्ड है, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया? आज तक कुछ नहीं किया, अब करने वाली है गवर्नमेंट। तो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्किंग। तो डीपीएसपी इज इन दी पार्ट 4, आर्टिकल 44 जैसे है, तो ये जस्टिसेबल राइट नहीं है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, तो देन कम्स दी पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज पार्ट 5? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल से है? (52) से 151। व्हाट इज आर्टिकल 51? दी
दी आर्टिकल 51 क्या है? दा, जल्दी पढ़ो एक। अरे यार ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया था। हमें इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंशन करना है, उसके लिए हम ट्रीटी साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, सो दैट द कंडीशन प्रिवेल्स पीसफुली। यहां तक समझ में आया? देन कम्स दी 52, क्या है? दी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में है। पानी पी लें थोड़ा सा, हर दिन सेम नहीं होता, समटाइम्स गुड न्यूज समटाइम बैड न्यूज। चलो आर्टिकल 52। अब इंडिया में ब्रिटेन ने रूल किया था, तो इंडिया में कौन सी कम्युनिटी रूल कर रही थी? द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन कितना पुराना है? लगभग लगभग 200। अरे इंडिया में नहीं पूछ रहे, ओवरऑल कितना पुराना है ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन? 1400, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दे वर फॉलोइंग दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का कोई रोल होता है क्या? नहीं होता। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ही सुप्रीम होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब इंडिया में दो ऑप्शंस थे हमारे पास, इसमें डिबेट भी हुआ पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना है या पार्लियामेंट लेना है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों लिया? बताओ। नहीं नहीं, बताओ जल्दी बताओ। इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों लिया? नहीं, हाँ कह सकते हैं। और बताओ। बोलो। कौन रूल कर सके? कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी रूल कर रहे हैं। बोलो बोलो जल्दी बताओ। सिंपल सिंपल सी बात याद रखो, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री था, हम पे रूल कर रहे थे, तो हमें प्रैक्टिस पार्लियामेंट्री की थी। सिंपल सी बात रखो। अब जिसकी प्रैक्टिस है हमें, हम वही करेंगे ना, हम उससे हट के नया कुछ क्यों करेंगे? बताओ। इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? पक्का? हाँ। तो अब प्रेसिडेंट क्यों लाए फिर हम? पार्लियामेंट में तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रेसिडेंट था ही नहीं। लगाओ दिमाग। आर्मी के लिए फिर क्यों? प्रेसिडेंट सिस्टम कहाँ से लिया हमने? कहाँ से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने? यूएसए से लिया है हमने प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री। हाँ। अब इंडिया में प्रेसिडेंट क्यों रखा गया? सुनो ध्यान से। ब्रिटेन में कोई प्रेसिडेंट नहीं था। ब्रिटेन में कौन रूल करता है? क्वीन और किंग। क्वीन और किंग जो भी रहता है वो रूल करता है। लेकिन ब्रिटेन में क्वीन सुप्रीम में है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? पक्का? अच्छा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर और नॉट? है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर और नॉट? नो, इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। वहाँ पे जैसे कोई बिल आया ना, होम मिनिस्ट्री का सपोज कोई बिल आया, तो ब्रिटेन में उस होम मिनिस्ट्री के बिल पे साइन कौन करेगा? होम मिनिस्टर साइन करेगा। इंडिया में प्रेसिडेंट साइन करता है। तो अपने आप एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पार्लियामेंट की होती है, एग्जीक्यूटिव की होती है। सपोज करो अगर कोई सा बिल पास नहीं हो पाया, जैसे कल दिल्ली पार्लियामेंट ये जो आया था, सर्विस कमीशन का बिल आया था, अगर ये लोकसभा में फेल हो जाता, अगर ये लोकसभा में पास नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट गिर जाती। सोचो, मतलब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती। कैसे कोलैप्स कर जाती?
मतलब अगर आप बिल पास नहीं करवा पाए लोकसभा में, इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। प्रेसिडेंट को हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाने के लिए, बिकॉज इंडिया इज ए रिपब्लिक, इंडिया का रिपब्लिक कंट्री है। तो हमने हेड चुना किसको? अपना प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट रिसेंबल्स विद दैट ऑफ द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट एक डिफरेंट है। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पक्का? हाँ, इंडियन प्रेसिडेंट मोनार्क नहीं है। ही वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही वर्क्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इज इट क्लियर? पक्का? लिखो क्या? आर्टिकल 52 पढ़ो, 53 पढ़ो। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, अब ध्यान समझना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर होता है? अच्छा बताओ तुम लोग पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव? Who are executives? Don't say bureaucrats. Who all comes under executive? बताओ। मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर दी एग्जीक्यूटिव, और एमएलए एमपीज दे आर दी लेजिस्लेटिव। समझ में आ रहा है? अपन क्या एक वर्ड आता है अपने यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू legislature. Now what is this executive? मिनिस्टर्स। अब कल जब दिल्ली सर्विस बिल पास हो रहा था तो अमित शाह से सब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? पूछने को मोदी जी से पूछ लीजिए, बहुत अलग बात थी, मोदी जी कुछ बता नहीं पाते, लेकिन वो पूछ तो और भी मिनिस्टर से सकते थे, लेकिन गृह मंत्री से, क्योंकि जो लाया है बिल उसी से पूछेंगे हम। समझ में आ रहा है? तो हु वॉज रिस्पॉन्सिबल? अमित शाह वाज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, और सवाल सब पूछ रहे थे। राघव चड्डा जी खड़े हो गए, उन्होंने पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, उन्होंने पूछा। सो एवरीबडी वाज आस्किंग द क्वेश्चंस टू दी होम मिनिस्टर, एंड होम मिनिस्टर क्या जवाब दे रहे थे? क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल, उनकी जिम्मेदारी है बताना। तो इन दिस सच सिनेरियो व्हाट हैपेंस, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है? पक्का? क्लियर है? तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। अब यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं? जैसे बिल लाना एक बड़ी पावर ले लो, है ना, ऑर्डिनेंस लाना एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है। तो ये सब एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ये पहले देखो, राष्ट्रपति को डिसाइड किया। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है इंडिया में? प्रेसिडेंट। 52 में क्या बता दिया हमने? एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बता दिया। 53 में हमने क्या बता दिया? उसकी एग्जीक्यूटिव पावर। 54 पढ़ो। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? ये कहाँ से लिया है हमने? साउथ अफ्रीका से लिया बेटा हमने। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। क्लियर है? अब इंडिया का प्रेसिडेंट बड़े डिफरेंट तरीके से चुना जाता है ना। अब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है बताओ? सिर्फ नो, पहला वर्ड तो आएगा इलेक्टेड, क्योंकि राज्यसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं जिनको चुना जाता है, मतलब जहाँ की वोटिंग्स होती हैं, जिनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। ऐसे 12 सदस्य होते हैं हमारी राज्यसभा में, हु आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जनता ने इनको नहीं चुना, और फिर हम ऐसे राष्ट्रपति को क्यों बनाएंगे ऐसे वोटों से जो खुद जनता से नहीं चुने गए। हाँ, जो 12 लोग अपॉइंट होते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड ऑल, तो इनको अपॉइंट किया जाता है हाँ काउंसिल के थ्रू। यहाँ तक क्लियर? तो अब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होगा? इससे ही होगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका से इनका मेथड लिया। अब ध्यान रखना कौन कौन वोट देता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। इलेक्टेड मेंबर्स, वर्स्ट वर्ड इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स प्लस द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये लोग होते हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्लियर है?
इलेक्टेड मेंबर्स। अब हमारे बेसिस पे चुना जा रहा है। अब लेजिस्लेटिव मेंबर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम किसको चुनते हैं? हम लेजिस्लेटिव मेंबर्स को चुनते हैं, तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वो है। जैसे क्लास मॉनिटर्स होते हैं, हमने चुन लिया, अब जो भी होगा तो हमारी क्लास को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब सोचो राष्ट्रपति के चुनाव में 140 करोड़ लोग वोट देने जा रहे हैं, कम से कम 1000 करोड़ का खर्चा, और उसके बाद भी हम चुन नहीं पाएंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो लालू को ही बनाएंगे राष्ट्रपति, लालू खड़े ही नहीं हो रहे। ठीक है, 1978 तक इंदिरा गांधी को वोट देने की बात चली। अभी रिसेंट 2014 के चुनाव में एक टीम गई थी, सर्वे टीम, तो वो कहते हैं तुम किसको वोट दोगे भाई? वो 2014 में कह रही मैं तो इंदिरा गांधी को दूंगी वोट। 1984 में जा चुकी इंदिरा गांधी, वो 2014 में भी उनको ही वोट दे रही हैं। सपने अपने में आती होंगी इंदिरा गांधी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिया। ऐसे में प्रेसिडेंट कौन चुन पाएगा? और कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे 100, है ना। तो ये पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है। अब वो वोटिंग कैसे करवाते हैं? अब वोट काउंट कैसे होता है? ऐसा काउंट नहीं होता वोट, टिकट इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, टिकट क्या है? नॉमिनेट तो पार्टी करती है, हमारी तरफ से ये लड़ेंगे, हमारी तरफ से ये लड़ेंगे, कोई भी ले सकता है टिकट। क्राइटेरिया कुछ नहीं है, 35 साल से ऊपर के होने चाहिए बस। अब वो बात अलग है, वो पूछ रहा है इलेक्शन खड़े होने की, वो तो बात फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म की है। 35 साल की उम्र है अगर तुम्हारी, है तुम चुनाव कहाँ मुश्किल से मिलती? कौन से इलेक्शन की टिकट मिल रही है मुश्किल से? हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टी नॉमिनेट करती है कि हमारी तरफ से ये लड़ेंगे, बस नॉमिनेट कर दिया। वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? द पर्सन शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज। अरे नॉमिनेट करवा रहे हैं ना हम, टिकट कहाँ बोल रहा हूँ, नॉमिनेट तो कर रहे हैं। टिकट ही मान लो ना यार, बीजेपी से टिकट मिल गया तुम्हें चुनाव लड़ने का, हो गया, बस एक टिकट मिलता है एक पार्टी से, सिंपल सी इतनी सी बात है। 35 ईयर्स तुम्हारी एज होनी चाहिए और इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, 2 कंडीशन है। वो तुम हो ही, 35 साल के हो ही जाओगे,